हिंदू समाज को संगठित करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा जो शाखा पद्धति निर्मित हुई है, बड़े ही अद्भुत हैं। दैनंदिन शाखा में नित्य प्रति जो आने वाले स्वयंसेवक हैं, वो मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, गण शिक्षक, इनके द्वारा सीखने सिखाने की जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनके माध्यम से स्वाभाविक रूप से ही संस्कार संपन्न और उनमें सर्वांगीण विकास के गुण विकसित होते हैं। एक त्रुटि रहित कार्यक्रम, संस्कार युक्त कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्यक्रम, गीत, अमृत वचन, सुभाषित, इनके माध्यम से संचालित होते हैं। तो खेल खेल में स्वभावतः ही व्यक्ति के अंदर जो जितने भी अव्यक्त हैं गुण, वो स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसलिए शाखा को संस्कार पीठ, विद्यापीठ भी कहते हैं। शाखा आने में उत्कृष्टता का अनुभव हो, तभी स्वयंसेवक नियमित आते हैं। उनके लिए जोर देना नहीं पड़ता। ये स्मरण का विषय नहीं है, उत्कृष्टता स्वभाव में होना चाहिए। तो शाखा से जो सीखते हैं उसमें प्रमुख 7 बातें महत्व की हैं। प्रमुख तो व्यक्तित्व ही है। दूसरा आता है नेतृत्व। तीसरा कर्तृत्व सीखना। चौथी बात है समझदारी। फिर देशभक्ति, समदृष्टि, और अंतिम बात है समर्पण। तो सबसे प्रमुख बात जो व्यक्तित्व की बात है, हम साधारण भाषा में अगर उसको कहते हैं तो अंग्रेजी में एक शब्द है पर्सनालिटी। आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे गतिविधियां चलती हैं, लेकिन व्यक्तित्व का अर्थ इतना संकुचित नहीं है कि उसको पर्सनालिटी से ही परिभाषित कर दें। पर्सनालिटी का अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो एक चमकदार, प्रभावी होना। एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति, जिसको कहते हैं वो क्या पर्सनालिटी है। जब तक चूप हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर का वो झलक जाता है। आजकल देखते हैं तथाकथित अल्पबुद्धि वाले नेतागण हैं, अच्छी पर्सनालिटी के दिखते तो हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो बच्चा भी समझ जाता है कि इनका क्या महत्व है। तो ये केवल पर्सनालिटी ही कह देना व्यक्तित्व की संपूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती। व्यक्तित्व अर्थात तत्वों का व्यक्त होना, अर्थात हमारे अंदर जो अव्यक्त है उसका व्यक्त होना। व्यक्ति कहते हैं कि परमात्मा का ही अंश है, सबके अंदर परमात्मा का ही वास है। तो हमारे अंदर का ऐश्वर्य भी व्यक्त होना चाहिए। ईश्वर जैसी तेज व्यक्त होना चाहिए। अब ईश्वर की संतान है तो दैवी गुण भी व्यक्त होना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप के अंश है तो चित्त भी प्रसन्न होना चाहिए। ये अव्यक्त भाव व्यक्त होना चाहिए। मन है
मन स्वच्छ साफ निर्मल होना चाहिए। स्वच्छ मन है तो स्वभाव अच्छा होगा, वरना कोई क्रोधी स्वभाव भी हो सकता है, आलसी स्वभाव का भी हो सकता है। अच्छे स्वभाव हैं तो संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, सभी से हमको संवेदना होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धिमान होने से स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास शब्द शक्ति होनी चाहिए, अच्छी वाक्पटुता होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, प्रखर होना चाहिए। जब हम कोई बात कहते हैं, सामने वाले को समझा सकने वाली होनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, शब्द शक्ति होनी चाहिए, अच्छे अच्छे विशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने आना चाहिए। अपनी बातों में हम उदाहरण, मुहावरे, दृष्टांत, अमृतवचन आदि आदि सब हमको कहने आना चाहिए। फिर ठीक जगह प्रयोग करने आना चाहिए। एक छोटा अमृतवचन जैसे स्वामी विवेकानंद जी का, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत, अर्थ भी समझना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और युवाओं के बीच अगर कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो ये इस अमृतवचन का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा। लेकिन अगर बच्चों के बीच कुछ कहना है, उसमें इस अमृतवचन को प्रयोग करें तो ये उचित स्थान नहीं होगा। ऐसे ही युवाओं के मध्य हम कोई वक्तव्य दे रहे हैं, बीच में छोटी सी कहानी मोटू पतलू का कह दें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो कहाँ किन बातों को, किन अच्छे शब्दों को रखना, देश काल और परिस्थिति के अनुसार इतनी बुद्धि हमको होनी चाहिए, तथा ठीक तरह से भी प्रयोग करने आने चाहिए। अब किसी महापुरुष की अमृतवाणी हम कह रहे हैं तो उनने जैसा कहा है शब्दशः हम कह सकें, उनमें अपने विचार, अपने शब्दों का पुट नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए, जिससे हमारे पास कोई प्रश्न आए तो हमको उत्तर दे सकने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से बुद्धि के साथ साथ बलिष्ठ भी होना चाहिए। व्यक्तित्व में बल का भी महत्व है, ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, साथ ही साथ दम होना चाहिए, साहस होना चाहिए। साहस का अर्थ पहलवान होना नहीं है, पहलवान भी डरपोक हो सकता है, एक दुबला पतला भी साहसी हो सकता है। तो साहस होना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्तित्व में इन सारी बातों का समावेश चाहिए। केवल चमकदार, पूर्ण, प्रभावी दिखना, पर्सनालिटी लगना, ये व्यक्तित्व नहीं है। दूसरी बात है नेतृत्व। नेतृत्व का अर्थ केवल नेतागिरी तक सीमित नहीं है। शाखा के विभिन्न कार्यक्रमों के उदाहरण से नेतृत्व का स्वाभाविक रूप से विकास होता है। ध्येय पर काम करने वाला होना चाहिए। जैसे शाखा के किसी कार्यक्रम में आपको एक काम मिला, ऊपर के दायित्व वाले ने काम दिया, आपको माला लाना है। तो माला लाने का काम मिला तो एक तो हो सकता है कि हम उसको बाजार से खरीद कर ला के दें, दूसरा ये हो सकता है कि हम
अपने 4 मित्रों के घर, 4 बहनों के घर गए और बहनों को कह दिए कि आप लोग को फूल के लिए माला बनाना है, बना सकते हैं क्या? फूल ला के मैं दूंगा। माला बनाने के लिए तैयार कर लिए। तो 4 घर को काम में लगा दिया। फिर 4 स्वयंसेवक के घर चले गए, उनको कह दिए कि सभी अलग अलग फूल एकत्रित करके लाना। 4 स्वयंसेवकों को अलग काम मिल गया। इस तरह से 8 घर को काम दिला दिया। उसका निगरानी भी रखना, समय पूर्ण माला तैयार हो जाए। ये सब काम हो जाने से स्वाभाविक रूप से उस स्वयंसेवक में एक नेतृत्व का गुण पैदा होगा। तो स्वभाव में ही नेतृत्व का गुण आता है। और श्रेय न लेने वाला, कष्ट स्वयं सहने वाला, इस तरह से नेतृत्व गुण भी स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। तीसरी बात है कर्तृत्व। शाखा में आने वाला स्वयंसेवक कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको स्वयंसेवक नहीं कर सकता। जैसे मान लो बैनर लगाना है, किसी दीवार पर बैनर लगाना है, किसी को निर्देशित किए और वो कील ढूंढने में लगा, कील उनको नहीं मिला, या दीवार में कील नहीं कर सकता, तो बैनर कैसे लगाएं? तो उनमें दूर की सोच होनी चाहिए, देखनी चाहिए कि वहाँ पे और कुछ हो सकता है क्या। अगर कुछ ऐसा है कि पिन लगाने से काम चल जाए, पिन की भी व्यवस्था हो गई, तब उस दीवार पे कैसे लगाना, पद्धति क्या है लगाने की? कहीं भी लगा दिए कि वो एकदम बीचों बीच में है, सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। या ये बैनर कहीं असामाजिक तत्वों वाले क्षेत्र में लगाना है, जैसे वार्षिक उत्सव हुआ, वहाँ पर बैनर लगाने का काम मिला, तो वहाँ एक डर है, जैसे नहीं जा पाते। तो स्वयंसेवक में ये भाव होनी चाहिए, अपना कार्यक्रम है, किसी भी परिस्थिति में निडर पूर्वक वहाँ पे हमको जाना और लगाना। तो ऊपर के स्वयंसेवक अगर ऐसा कार्य कर सके तो नीचे के स्वयंसेवक जो नवोदित हैं उनमें भी ये कर्तृत्व का भाव आता है। तो इन छोटी छोटी बातों से हम बड़े बड़े कार्य करना सीखते हैं। चौथी बात है समझदारी। हम शाखा में किनको बुलाते हैं ये हमको समझ होनी चाहिए। शाखा में हम हिंदुओं को बुलाते हैं, किसी जाति पंथ संप्रदाय वालों को नहीं। हमको ये ज्ञान होना चाहिए हिंदू अर्थात कौन। हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, ये सारे लोगों के लिए स्थान है शाखा। तो किसी जाति वर्ग में नहीं जानी चाहिए। स्वयं से को कोई लेख पढ़ना है, किसी लेखन का है, तो अच्छे लेख पढ़ें। जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अपना समय हमको किस में लगाना? पूरा समाचार पत्र पढ़ेंगे तो 3 घंटा खत्म हो जाएगा। तो हमको उनमें से क्या लेना? कुछ अच्छे लेख भी लिखते हैं, कुछ विरोध में भी लिखते हैं, तो हमें क्या चाहिए उनमें से? इतनी समझ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी कार्यक्रम में कोई अधिकारी आने वाला है, सामान्य सभा है,
एक स्वयंसेवक अति समझदार होकर पूर्ण गणवेश में चला गया, बाकी सभी सामान्य वेश में हैं। वो सबसे अलग दिख रहा है, तो बाकी सब उससे दूरी बना लेंगे, वो दूर दूर रहेगा। अब अधिकारी आने से उनको दिखना चाहिए अलग से, ये स्वयंसेवक है, तो उनके माध्यम से गंतव्य तक जाएंगे। गाड़ी आई, उतरे, पूर्ण गणवेशधारी पहुंच गया, उसको लेते हुए गंतव्य तक पहुंच गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि स्वयंसेवक भी सामान्य वेश में रहे, सबके बीच में हिल मिल के रहे, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी रहे, अपने जेब में टोपी रखा रहे। अधिकारी की गाड़ी आई, तब तुरंत टोपी पहन के सामने आ जाना, फिर वो पहचान लेंगे, हाँ ये स्वयंसेवक है, उनके माध्यम से गंतव्य तक जाना। ये एक समझदारी हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो किसी का जवान बेटा मरा, पड़ोसी के नाते संवेदना व्यक्त करने सब जाते ही हैं। अब पड़ोसी के एक घर में दो भाई थे, एक बड़ा भाई पहले गया, वो सांत्वना देते हैं, जो जैसे बात करते हैं सब कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुख की बात है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। इस तरह से कुछ उल्टी सीधी बात करके, माहौल ख़राब करके वापस आ जाता है। पता चलता है छोटे भाई को, वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है, वो वहाँ जाके जाता है, भाई साहब क्षमा कीजिएगा, जो भाई साहब आए थे वो ज़्यादा कुछ समझते नहीं, उनके तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगली बार से मैं आऊँगा, उनको नहीं भेजूँगा। तो इस तरह से अति समझदारी भी नहीं होनी चाहिए। तो बात बात में छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे संस्कार से समझदारी विकसित होती है। अगली बात है देशभक्ति। देशभक्ति का अर्थ वैसे तो बहुत वृहत है। एक वाक्य में कहें तो नेकी कर दरिया में डाल। हम अच्छा कर्म करें लेकिन उनका बखान ना करें। देश के प्रति हमारा स्वाभाविक रूप से कर्तव्य है। जैसे माता अपने पुत्रों को दूध पिलाती है, पेपर में छपवाने तो नहीं जाएंगे मैं रोज़ दूध पिलाती हूँ। पिताजी बच्चों का फीस वहन करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो पेपर में नहीं छपवाते कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया होगा, क्योंकि उनका स्वाभाविक दायित्व है। ऐसे ही देश के प्रति हम जो करते हैं वो हमारा स्वाभाविक दायित्व होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमको राष्ट्र कार्य में लगना चाहिए। ये शिक्षा स्वाभाविक रूप से शाखा में मिलती है। समदृष्टि, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखना, सबको सम्यक दृष्टि से देखना। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होने चाहिए। शाखा में देखते हैं उच्च वर्ग भी आते हैं, निम्न वर्ग भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सबका एक समान व्यवहार, सब भाईचारा से रहते हैं। ये देखकर स्वाभाविक रूप से संतुष्टि हो जाती है। और अंतिम बात जो महत्व का है वह समर्पण। समर्पण अर्थात निस्वार्थ बुद्धि से किया हुआ अर्पण। धन के अर्थ में लें तो एक हाथ में दें तो दूसरे हाथ को पता न चले। दान में तो देने का भाव आता है, देने का अहंकार होता है कि मैंने कुछ दिया, यानी अपना बड़ापन हो गया। जबकि समर्पण में झुकने का भाव होना चाहिए, सर्वस्व समर्पण। केवल
तन मन धन का अर्पण नहीं, अपितु पूरे जीवन का अर्पण। यहाँ तक कहते हैं कि सामर्थ्य से भी अधिक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। सामर्थ्य से भी अधिक समर्पण, ये राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, आजकल बहुत सारे षड्यंत्रकारी तत्व प्रारंभ से ही हावी रहे हैं। अब अंतिम उनका जोर चल रहा है कि शाखा के अंदर स्वयंसेवकों को तोड़ो, तो स्वयंसेवकों में भेद उत्पन्न करना कि आपके यहाँ जातिवाद है, वर्णवाद है और तरह तरह की बातें हैं। नकारात्मक बातों को न करें, वही सही है। हमको समभाव से, समर्पण भाव से, राष्ट्र भाव से, एक निष्ठ शाखा के कार्य के प्रति समर्पित रहना है। ये जो 7 बिंदु हैं, ये शाखा में महत्व के हैं, जो हमको स्वाभाविक रूप से संस्कार रूप में, सर्वांगीण विकास के रूप में हमको प्राप्त होता है।